मेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने में है कि इतनी बड़ी आईएमएफ ने प्रेडिक्शन पास कर दी है आने वाले टाइम में, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों की ये भी एनालिसिस है कि 2027 नहीं और 2025 तक ही इंडिया जो है उसको जापान को भी बीट कर कर तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। इस तरह की मेड इन जापान रेडियो घड़ी स्मगल होके आती थी 90s से पहले, और फिर अब ये ट्रेंड भी आएगा बहुत जल्द जब हमारी जो गुड्स है मेड इन इंडिया गुड्स वो स्मगल होके आपके यहाँ जाएंगी। अच्छा जुनेद साहब, अभी तो वो टाइम है ना कि इंडिया को जरूरत ही नहीं लेने की, हर चीज मेड इन इंडिया है। बट एक वक्त ऐसा भी तो था जब इंडिया को जरूरत थी लेने की, तो तब भी जापान था, चाइना था। किस चीज के कौन सी कंट्री के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा यूज होते थे चाइना इंडिया में? चीज ये है कि ट्रेड करें, ट्रेड में हमारा भी फायदा है उनका भी फायदा है। ज्यादातर हमें कहते थे पैसे ले नहीं थे ना, लें पैसे नहीं थे ना जी, तो यही सारे मामला थे। तो वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए दो एग्जांपल। बात मत करे, एक मिनट रिबाहा, मैं इनको जरा जवाब दे लूं। पैसों की बात मत करे, पैसा बहुत है हमारे पास। जो कौम 40 करोड़ का झंडा लहरा सकती है, आपको लगता है वो तेल नहीं खरीद सकती? पैसा बहुत है, मगर हमने लगाना कहाँ ये डिसाइड हम करेंगे। अब पैसे की बात तो इंसल्ट नहीं करनी हमें, हम गरीब कौम नहीं है, हम गरीब मुल्क की अमीर कौम है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा चलेगा। नहीं चलेगा। और हद तो तब हो गई जो आपके यहाँ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई सिर्फ इसी वजह से कि रसियन ऑयल। तो आपके यहाँ जो रसियन ऑयल का जो टैंकर पहुंचा ना, उसकी रिफाइनिंग भी हमारे यहाँ हुई। पता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मंगवाते ना, हम इगोइस्टिक लोग हैं, हम जरा घुमा के मंगवा लेते हैं। हम टैक्स दे लेते हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हम टैक्स दे लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मंगवाते। ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, ये मैं सुना करती थी। आज मैं भी ये बात कहने पे मजबूर हो चुकी हूँ। YouTube चैनल। आज हमें ज्वाइन किया इंडिया से जुनेद साहब ने और पाकिस्तान से बहुत ही वेल नोन यूट्यूबर रिबाहा इमरान ने। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू मेरे चैनल पे मुझे और मेरी ऑडियंस को टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, प्लेयर इज ऑल माइंड गाइस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। सवाल नहीं बल्कि एक अपडेट देती चलूं कि आईएमएफ की जानिब से रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल इंडिया जो है वो बीट करने जा रहा है जर्मनी को, और 2027 के अंदर कंपीट कर जाएगा जापान को भी। और इंडिया जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि वो अपनी अगली दौरे हुकूमत के अंदर हिंदुस्तान को तीसरे नंबर पे ले आएंगे, मुझे तो तीसरे नंबर से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के इस डेटा के मुताबिक क्या एनालिसिस कर रहे हैं, करंटली जो सिनेरियोस चल रहे हैं हिंदुस्तान में, जिस तरह रैपिड ग्रोथ हो रही है, और ऑन अनदर हैंड साइड बहा बताओ जो हमारे यहाँ हालात चल रहे हैं, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुनेद जी स्टार्ट करें हम। जी मेविस, ये न्यूज जो आई है ये हमने भी देखी है, और फिलहाल जो काफ़ी टाइम से जो हम लोग नज़र रख रहे थे इकोनॉमिक पावर के ऊपर, तो हमें हमेशा से डर था कि जर्मनी ही वो अकेला कंट्री था जो हमें लॉन्ग टर्म में फाइट बैक देगा और इतनी इजीली अपनी पोजीशन को लूज नहीं करेगा। ऑल्दो जापान से भी ऐसे ही तवक्कात थे हमारे, और इसकी वाजिब वजूहात भी है हमारे। पहले तो जर्मनी वो कंट्री है जिसने अपने लोगों के इंटेलेक्ट पे ज़्यादा काम किया कंपेयर टू मिलिट्री और इदारों के, और ऐसे ही जापान है जहाँ पे डिसिप्लिन एक कंट्री है, अपनी लोगों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कंपेयर टू जो फर्स्ट वर्ल्ड की अदर कंट्रीज है उनमें ये फर्स्ट आते हैं इस मामले में। लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, जो एनर्जी क्राइसिस आई है, उसके नतायज ये है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हुई है, और उनका जो ग्रोथ रेट है 1 और 2% के आसपास आ चुका है। और इसके वजह से 2024 तक बाय नेक्स्ट ईयर, मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उनकी जो इकोनॉमी है वो डाउन करेगी, श्रिंक होगी कंपेयर टू, ऑल्दो श्रिंक नहीं करेगी
उनके कंपैरिजन में जो हमारी जो ग्रोथ है 6.77, तो इस रेट से हम उनको सरपास कर चुके होंगे और हम फोर्थ बड़ी इकोनॉमिक पावर हो चुके रहेंगे। फिर फर्दर जापान की बारी आएगी। जापान के बारे में ये जो असेसमेंट है कि 2027 तक हम उनको भी सरपास कर पाएंगे और 2050 या 45 तक चाइना को और 2075 तक यूएस को सरपास करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर हम बनने जा रहे हैं। रिबाहा, ये तो था हिंदुस्तान का प्लान जो कि जुनेद साहब ने 2 मिनट के अंदर पूरा नक्शा खींच के सामने रख दिया। अब हम ये कर लेंगे, अब हम ये कर लेंगे, अब हम वहां चले जाएंगे, अब हम वहां चले जाएंगे। ये तो था इनके मुताबिक नक्शा। आप बताएं, आपकी नजर में बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी नजर में हिंदुस्तान का नक्शा कैसा है? आने वाला फ्यूचर कहाँ देख रही हैं आप आईएमएफ की इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आईपीटीओ की इनॉग्रेशन कॉम्प्लेक्स की जो इनॉग्रेशन की गई, उसमें अपनी आवाम से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि मेरा आपसे वादा है कि मैं 2024 के तीसरे क्वार्टर तक जो है वो इंडिया को तीसरी बड़ी सुपर पावर बना दूंगा और उनकी इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट पूरी दुनिया में बन जाएगी उनकी इकोनॉमी वाइज। तो ये उन्होंने वादे किए अपनी आवाम से, और आप देख लें कि उसके बाद कितनी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी। मॉर्गन स्टैंडले की भी रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने इंडिया को अपग्रेड जो है वो मतलब एक पोजीशन दी, जबकि चाइना को भी डाउनग्रेड पोजीशन दी गई। यूएस को जो है वो, हालांकि वो सुपर पावर कंट्री है, उसको भी डाउनग्रेड पोजीशन दी गई। ये आपके सामने फैक्चुअल है। उसके बाद हम आईएमएफ की रिपोर्ट भी देखते हैं, उसके और भी बड़ी आर्टिकल्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन अब हम आईएमएफ की जानिब आ जाते हैं। आईएमएफ ने ये कहा कि जर्मनी, जैसे कि हम सब सुनते हैं कि जर्मनी जो है 4th रैंक पर आता है इकोनॉमी वाइज, लेकिन चूंकि हमने देखा कि इकोनॉमी, वहाँ के जो इकोनॉमी के हालात हैं कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा रिसेशन में जा रही है उनकी इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का वहाँ की आवाम को सामना है। लोड शेडिंग पे मैंने, मतलब मेरे खुद भी कुछ जो कोलीग्स हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, और जो मैं उनकी पोजीशन देखती हूँ कि वहाँ की इकोनॉमी वाइज कंडीशन कैसी है उस कंट्री की, उसको जो जज किया जाता है, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है वहाँ पे, जॉब्स के हालात ठीक नहीं है, इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस बात पे मुझे एनालिसिस हुआ, जो आईएमएफ ने आज प्रेडिक्शन की है, इस बात का मुझे अंदाजा बहुत पहले ही हो चुका था कि जर्मनी जो है अपनी पोजीशन को आने वाले टाइम में लूज करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड पोजीशन को स्टेबल रखा है, अभी तक वो स्टेबल ही रखते हुए आ रहे हैं। तो उसके बाद अब आ जाते हैं, उन्होंने एक पोजीशन तो ये आईएमएफ की, और उसके बाद आईएमएफ ने दूसरी जानिब ये कहा कि 2027 तक जो है इंडिया जापान को भी बीट कर देगा। ये पर तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि जापान जो है, जापान तरक्की बहुत ज़्यादा कर रहा है। हमारे मुल्क में अगर कोई जापानी चीज़ आ जाती है तो हम कहते हैं कि यार ये जापानी चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे बड़ों में कोई बाहर जाता तो हम उनको ये कहते थे जापानी मशीन लेकर आना, जापानी जो है इलेक्ट्रिक, कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी जापानी होनी चाहिए, उसके बगैर जो है हम जिंदा नहीं रह सकते। और ये इस्त्री ले आना, इस तरह की चीज़ें जो है, आयरन और इस तरह की चीज़ें हम जापानी यूज़ करते थे। तो आज अगर जापान के बारे में अगर आईएमएफ ने ये प्रेडिक्शन की है तो वहां पर भी चीजों को उनको मेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने में है कि इतनी बड़ी आईएमएफ ने प्रेडिक्शन पास कर दी है आने वाले टाइम में, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों की ये भी एनालिसिस है कि 2027 नहीं और 2025 तक ही इंडिया जो है उसको जापान को भी बीट कर कर तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। इस तरह की प्रेडिक्शन आ रही है। अब आने वाले टाइम में ये तो सभी प्रेडिक्शन को हम लोग देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग प्रेडिक्शन को देखते रहेंगे। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं हिंदुस्तान की बात करती हूँ। हिंदुस्तान के बारे में अब सवाल ये है कि लोग या इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, इस तरह की प्रेडिक्शंस इंडिया के बारे में क्यों कह रहे हैं। चाइना भी तो उनके साथ है, उसके साथ और बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज हैं, क्यों, वाई इंडिया? तो इसके पीछे रीजन ये है कि चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी कोविड पेंडेमिक के बाद जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती हुई दिखा रही है अपनी। अब मैं रिसेंटली आज मैंने प्रोग्राम भी किया जिसमें चाइना की जो एफडीआई है सिर्फ और
सिर्फ जो डाउनफॉल का शिकार है, जिस $4.9 बिलियन जो है उनकी सिर्फ एफडीआई है तीसरे क्वार्टर की, जो कि 25 साल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वर्स्ट रैंक पर जा रही है उनकी जो एफडीआई है। तो इससे पता चलता है कि उस मुल्क की कंडीशन कहाँ आ रही है। तो इसलिए लोग करंट सिनेरियोज को देखते हुए प्रेडिक्शन पास करते हैं, और साथ ही में हम देखते हैं कि इंडिया में रिसेंटली सेमीकंडक्टर के हवाले से जिस तरह अहम डेवलपमेंट्स की गई, उसके बाद हमने देखा कि डिजिटल इंडिया बनाने में मोदी जी ने कितना अच्छा रोल पास किया, यूपीआई को किस तरह प्रमोट किया, अपनी करेंसी को किस तरह जो है दूसरी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करें कि हम ट्रेड करेंगे तो भाई इसी से ही करेंगे, अपनी करेंसी से करेंगे, हम क्यों डॉलर्स में जाए। डॉलर की जिस तरह डी डॉलराइजेशन हुई है वो भी सब हमारे सामने है। इस बात पे आखिरी कंक्लूजन में आपको ये कहती हूँ, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। तो सॉरी मैंने सही नहीं बोला, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, ये मैं सुना करती थी। तो आज मैं भी ये बात कहने पे मजबूर हो चुकी हूँ। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिल चुका है, जिसको मैं अपने प्रीवियस जितने भी प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ उसमें मैं ये इशू जरूर अरेज करती हूँ कि पाकिस्तान अपना उस जो लोन में 40 करोड़ जो है सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैग बनाने पे लगा रहा है कि हमारी जो ऊंचाई यानी कि 500 फीट की वो उसका फ्लैग होगा, जो कि 14 अगस्त को हम रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदुस्तान से आगे निकल जाएंगे, और पूरे हमारा जो परचम है पूरे जहान में लहराएगा और सबको नजर आएगा, हिंदुस्तान में के लोग भी देखेंगे हमारे इस 40 करोड़ के परचम को और देख देख के खुशियां मनाएंगे। और उधर की जानिब से हमने बहुत सारी अहम डेवलपमेंट भी देखी, हम लोगों ने मैं विश उस पे आपके साथ भी आपकी भी राय ली। तो कर रहे हैं हम, मैं भी चाहती हूँ हमारे जो मुल्क के क्राइसिस है, हमारी आवाम जो है वो क्राइसिस का शिकार है, गुर्बत जो है वो मजीद अरूज पे जा रही है और चीजें जो है हल होने के बजाय और ज्यादा मेस क्रिएट कर रही हैं। आम आवाम को रोटी कपड़े मकान के ये चीजें पूरी करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो वहां पे हम चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वहां पर चीजों को किस तरह बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, हम लोगों को इस टाइम फोकस ये करना चाहिए ना कि 40 करोड़ के झंडे पर हम लोगों को झंडे पे लगाना चाहिए। हमें आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी मेंटेन करना चाहिए, वो चीजें देखनी चाहिए कि आज इंडिया अगर इतना प्रमोट हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है, वाई इंडिया, हम वाई पाकिस्तान तो। और जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, मुश्किलात का सामना पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व नहीं आ रहा, तो चीजें जो हैं अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो हमें अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटजीज को गो थ्रू करने की जरूरत है। और अगर हम इसको कर लेंगे, यहाँ पे मैं हल्की ही बात कर रही हूँ, अगर हम इतना ही कर लेंगे, चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना हो और हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करे। तो ये फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। ओके जी, ये थी सारी बातें रिबाहा की जानिब से। जुनेद साहब, रिबाहा ने एक बात बोली कि हमारे यहाँ बचपन से हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते आए हैं, इस्त्री हो तो जापान की, वॉशिंग मशीन हो या फिर जूसर मशीन हो, हर चीज़ हो तो जापान की, जापान प्रोडक्ट्स में इतना आगे था। बीइंग एन इंडियन, आप लोग किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं? चीज़ हो तो कहाँ की? चीज हो तो भारत की, मेड इन इंडिया। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? ये भी जब देखा है हमने, जब हमारे यहाँ मेड इन जापान रेडियो, घड़ी स्मगल होके आती थी 90s से पहले, और फिर अब ये ट्रेंड भी आएगा बहुत जल्द जब हमारी जो गुड्स है मेड इन इंडिया गुड्स वो स्मगल होके आपके यहाँ जाएंगी। अच्छा जुनेद साहब, अभी तो वो टाइम है ना कि इंडिया को जरूरत ही नहीं लेने की, हर चीज मेड इन इंडिया है, बट एक वक्त ऐसा भी तो था जब इंडिया को जरूरत थी लेने की, तो तब क्या, तब भी जापान था, चाइना था, किस चीज के कौन सी कंट्री के प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा यूज होते थे चाइना इंडिया में? जिनके प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी एंड चीप रेट में होते थे वही सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती थी हमारे सोसाइटी में। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो लास्ट 10 इयर्स में हमने मेड इन चाइना जो प्रोडक्ट्स है उसमें रुझान काफ़ी बढ़ गया था, जिसको हमने कंटेन किया और कंटेन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई। और रिसेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो बैन लगा अभी, जो लैपटॉप्स और जो 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 चीज़ें हैं, तो वो कंटेनमेंट पॉलिसी का ही पार्ट है। और सिर्फ कंटेनमेंट से काम नहीं चलता, आपकी लोकल जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास
इंडस्ट्री सपोर्ट होना चाहिए, इस तरह की इंडस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास ऐसा मैन पावर होना चाहिए जो आपकी लोकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। तो हमने लोकलाइजेशन को फोकस किया, अपने लोगों को ट्रेन किया, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं उन्हें इंडिया में इनवाइट किया और इंडियन अल्टरनेटिव तैयार किया जो कि प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना सके। फिर जाके हम जो ये जो बैन सैन के जो चक्कर है उसमें हम पड़े। और वहाँ आपने चाइना की बात की, तो चाइना में अभी डिफ्लेशन चल रहा है, जो कि आपने इन्फ्लेशन पढ़ा होगा अगर इकोनॉमिक्स की क्लास ली होगी तो इन्फ्लेशन में चीज़ों की रेट्स बढ़ते हैं। ऑल्दो इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है अगर एक लिमिट से ज़्यादा ना जाए तो, लेकिन सबसे खतरनाक होता है डिफ्लेशन, जब आपकी जो चीज़ें हैं जो कीमती आसिया बोलते हैं ना आप लोग उर्दू में, अशिया, आसिया, हाँ, गुड्स, हाँ, तो उनके जो कीमत है वो घट जाती है। तो इसको इकोनॉमी में ऐसा देखा जाता है कि अगर आपको 100 रुपये कमाने हो तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो ये इसको डिफ्लेशन इस तरह से कंपैरिजन की जाती है और डिफ्लेशन बहुत खतरनाक होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और फिलहाल चाइना डिफ्लेशन से जूझ रहा है। और जो 4.9 बिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, वो लास्ट 25 ईयर्स में ऑल टाइम लो है। तो सोच ले कि चाइना में जो वेस्टर्न जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। इंडिया री इमर्जिंग पावर है, ना कि इमर्जिंग पावर है। हम सुपर पावर थे, इकोनॉमिक पावर थे, सब कुछ थे, और जब खत्म हो गया और फिर से हमने दोबारा शुरुआत की और बाउंस बैक कर रहे हैं। तो जब भी मैं इमर्जिंग पावर सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आई रिक्वेस्ट कि फर्दर आप भी जब इंडिया की इकोनॉमी की बात आप करो तो री इमर्जिंग पावर की बात करो। और तीसरी बात जापान की बात की, तो जापान में आपको पता है एटम बम गिरे थे अमेरिका के जानिब से, और उसकी जो वजूहात यही थी जो वो बताते हैं पर्ल हार्बर पे अटैक हो गया था। लेकिन ऑल्दो इसके एक वजह नहीं थी और 2-3 वजूहात भी थी। पर्ल हार्बर के अटैक के बाद से जब जापान सरेंडर कर रहा था तो जापान ने एक एग्रीमेंट पे साइन करा लिया अमेरिकन से कि आज हम इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुके हैं, कल को अगर हम वापस री इमर्ज होके आते हैं और आपके मार्केट में अपने कोई गुड्स बेचते हैं तो आप किसी तरह का एम्बार्गो नहीं लगाओगे। एम्बार्गो मतलब कि ट्रेड को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, या जो टैक्स जो लेवी लगाना या क्वांटिटी बैरियर लगाना, ऐसा नहीं करोगे। आप उसको वही प्रेफरेंस दोगे जो आपके यहाँ जो गुड्स बनते हैं। और इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके जापानीज ने अमेरिकन मार्केट को डोमिनेट किया। अमेरिका में जो जापानीज कार और जापानीज टेलीविजन्स की बूम हो गई थी, एक टाइम आ गया था। जापान से आप क्या सीख सकते हो? जापान में एटम बम गिरा, उसने इतना ग्रोथ किया, तो मुझे उम्मीद है आप भी अपने यहाँ एटम बम फोड़ दोगे तो हो सकता है आपके मुल्क का भी कुछ भला हो जाए। ये तो बिल्कुल इंश्योरेंस वाला सीन है। अच्छा रे बहा, एक तो ये चीज थी जो इन्होंने कही और एक वो जो आपने कही, मतलब इससे ये बहुत क्लियर है कि दोनों कंट्रीज के विजन्स बहुत डिफरेंट है दोनों को लेके। हमारे सामने विजन्स भी है, हमारे सामने स्ट्रगल भी है, हमारे सामने तरक्की भी है, सक्सेस भी है। मुझे बताओ फिर हम किस बेस पे कहते हैं कि पाक भारत दोस्ती, फिर हम किस बेस पे कहते हैं दोनों कंट्रीज में हमें लिंक कायम करना है, रिलेशन बनाना है, जबकि हमने हेट्रेड भी देखा है, हमने दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस भी देखे हैं, हमने सक्सेस भी देखा है, हमने मतलब हर चीज को हम जो है ना पैरेलल रख के एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम किस नाम की दोस्ती दोनों में करना चाह रहे हैं, जबकि हमें दोस्ती से ज्यादा डोंट यू गाइस थिंक सो कि इस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो आज इंडिया और चाइना कर रहे हैं, ट्रेड को कर रहे हैं, मतलब उन रिलेशंस को कर रहे हैं जो उनके लिए मफाद दें। हम पता नहीं किस दोस्ती के पीछे भाग रहे हैं। कभी अवाम पागल हो जाती है कि सीमा चली गई और कभी अवाम पागल हो जाती है कि अंजू आ गई। उनको लगता है शायद मोहब्बत की जरा सी तार जुड़ने से दोनों मुल्क सही हो जाएंगे। तो हमने विजन जो सेट कर रखा है, डोंट यू बोथ थिंक सो, बहुत गलत है। देखें विजन हमारा जो है, देखें दोस्ती जो है मेरे पहली प्रायोरिटी यही है। अगर आपने अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है तो फर्स्ट चीज़ ये है कि ट्रेड करें।
ट्रेड में हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है, ज्यादातर हमें बेनिफिट्स हैं। हर कंट्री को अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहिए। और देखें जिस तरह भारत अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, अब आपने इसकी एग्जांपल मैं आपको वो बताती हूँ कि अब देखिए 2 एग्जांपल्स दूंगी आपको भारत को देखकर। एक, जो भारत ने राइस को मतलब एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था, एक एग्जांपल वो कि अपने मुल्क के लोगों के लिए, ताकि चीजें जो है वो अच्छी रहें और उसकी प्राइस इंक्रीज ना हो और मुश्किलात का सामना उनको ना करना पड़े। एक ये आज की खबर मैंने देखा कि 150 कंट्रीज को उन्होंने, उनके लिए गुड न्यूज थी कि राइस जो है बनास्पति राइस अब उनको मिल जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बैन करने का मकसद यही था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि अपने मुल्क को उनकी मतलब अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करें ना, अपने मुल्क को, अपने आवाम को फैसिलिटेट किया जाए इस सहूलत से। एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे दी। दूसरी एग्जांपल, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, आपको पता है रशिया और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, और आपको पता है कि रशिया से इंपोर्ट किया ऑयल किसने? इंडिया ने। और इतना प्रेशर होने के बावजूद वो किसी से नहीं डरे, बल्कि अपने मुल्क के आवाम के इंटरेस्ट के लिए डिस्काउंट रेट पर ऑयल खरीदा था। आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क में जब यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले दिन ही, जब यूक्रेन और रशिया की जंग हुई थी, तो वो पहले दिन ही उधर थे और वहां जाकर वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था जंग हो रही है। एक मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब, जिनको हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनको पता ही नहीं है जनाब कि वहां पर जंग लगी है, तो वो जहाँ जा रहे हैं और कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। जब मामला हाथ से गुजर गए, जब पाकिस्तान को पाकिस्तान पर जब सैंक्शंस लगने लग गए यूएस की जानिब से, तो वो आगे से उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमें, मुझे पता ही नहीं था मैं आ रही हूँ। यानी कि वो इतने वो हैं, उनको इतना नहीं पता कि जनाब अपने आप को वो बहुत पढ़े लिखे कहते हैं। तो एक जगह एग्जांपल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, मैं विश एग्जांपल दे रही हूँ आपको, आपने वहां पर जाना है, अगर वो संडे होगा तो आप जाएंगे वहां पर? जिस दिन वेकेशन होगा उस दिन जाएंगी? मैं पागल हूँ। या उधर अगर कोई इस तरह बहुत ज्यादा मेस क्रिएट हो, प्रोटेस्ट हो और लोग तोड़ फोड़ कर रहे हो चीजों को अच्छे से यूनिवर्सिटी के बाहर, तो आप जाएंगे वहां पर? बताएं। यही बात है ना। आपको पता होगा, आप जब जाती हैं किसी भी जगह पर तो देखती हैं कि यार ये मेरे लिए चीज सेव है। अब मैं साल हो गया मतलब मैं बाहर नहीं जाती, मैं घर ही रहती हूँ। तो अब जो मेरे साथ मामलात हुए, तो चीजें जो है मेरे लिए मेरी फेवर में नहीं थी, तो मैं वो काम, मेरा दिल ही नहीं करता वो काम करने को। तो ये एक बात है, मैं क्यों बाहर जाके काम करूँ? मुझे पता है कि मुझे अच्छा लगने लग गया कि मैं इस तरह पॉडकास्ट करती हूँ, जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। अब चीजें मेरे लिए उस तरह सर्कमस्टांसेस नहीं है, मेरे फादर की तबीयत खराब है और चीजें और भी मतलब सर्कमस्टांसेस उस तरह नहीं है कि मैं बाहर जाके काम करूँ। तो आप मतलब बाहर जाके मैंने अपनी फैमिली को परेशान करना, उससे बेहतर नहीं कि मैं मतलब जो मेरे लिए फेवरेबल हो, जो मेरे लिए सूट करे, मुझे वही काम करना चाहिए ना। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए था पहले दिन उधर जाके, जो सैंक्शंस का सामना हम लोगों को करना पड़ा था। उसके बाद इससे पता चलता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन पूरे मामलात से लड़ने के लिए या मतलब अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए डिस्काउंट रेट पे ऑयल किया। और यहाँ पर मीडिया में बैठकर यही बात होती है, ऑयल ले लो, ऑयल दे दो, ऑयल ले लो, लेकिन इस कंक्लूजन कोई नहीं निकला था। कभी पुतिन जी कहते थे जी ऑयल ले लो, हम लोग कहते थे जी दे दें, लेकिन देता लेता कोई नहीं था। कहते थे पैसे ले नहीं थे ना, दें, पैसे नहीं थे ना जी। तो ये सारे मामला थे। तो वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए पैसों 2 की एग्जांपल। बात मत करे, 1 मिनट रिबा, मैं इनको जरा जवाब दे लूं। पैसों की बात मत करे, पैसा बहुत है हमारे पास। जो कौम 40 करोड़ का झंडा लहरा सकती है, आपको लगता है वो तेल नहीं खरीद सकती? पैसा बहुत है, मगर हमने लगाना कहाँ ये डिसाइड हम करेंगे। अब ये बात पैसे सुने, की बात तो इंसल्ट नहीं करनी हमें। हम गरीब कौम नहीं है, हम गरीब मुल्क की ऐसे अमीर नहीं कौम है। चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं ऐसा चलेगा। नहीं चलेगा। हलवा ऐसे पकाओ, नहीं चलेगा। हलवा पकाओ। जुनेद साहब भी लाइक, बाकी सब ठीक, और मैं और इबाहा बस चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल, आखिर हलवा ऐसे पकाओ। कब तक चलेगा? सही हो गया। अच्छा सही जुनेद तो जी, दोबारा आपने ये बात तो बिल्कुल नहीं कहनी है कि आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक है? पैसों की बात पे गर्म हो जाएंगे हम। पैसों की बात, ताना नहीं देना हमें। पूरी दुनिया के मुल्कों के बैंकों में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, आप पैसों क्या ताना देंगे हमें? हाँ जी, ऐसे नहीं चलेगा।
एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसको करते हैं वाइंड अप। बोथ ऑफ यू कोई मैं ऑडियंस एक मैसेज देना चाहें? शॉर्ट कंक्लूजन दे दूं। जी जी रिवा जी ने रसियन ऑयल की बात की, तो रसियंस ने जब वॉर के टाइम पे जब ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो अमेरिकन ने प्राइस कैप लगाया, और पहले तो बैन लगाया, फिर बाद में प्राइस कैप लगा दिया, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है यूरोप की, और इंडिया ने इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। हमने देखे हमारे यहाँ ऑयल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट नील है, जो भी होता वो हमारे लोकल कंज्यूम हो जाती है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन हम रसिया से मंगा के हम यूरोप को बेच दे रहे हैं, उन्हीं कंट्रीज को जो सैंक्शन लगाने की बात कर रही है यूरोप को। और हद तो तब हो गई जो आपके यहाँ जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई सिर्फ इसी वजह से कि रसियन ऑयल रसियन ऑयल रसियन ऑयल। तो आपके यहाँ जो रसियन ऑयल का जो टैंकर पहुंचा ना, उसकी रिफाइनिंग भी हमारे यहाँ हुई। पता है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मंगवाते ना, हम इगोइस्टिक लोग हैं, हम जरा घुमा के मंगवा लेते हैं। हम टैक्स दे लेते हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हम टैक्स दे लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मंगवाते। बिल्कुल। खैर जी, ऑडियंस इसके बारे में क्या राय रखती है? कौन से लोग किस कंट्री के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करना चाहते हैं या करते हैं ऑलरेडी? इंडिया से नीचे बताएगा कमेंट सेक्शन में। रिबाहा के चैनल जी 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 बोले बोले। आपको शायद पता हो कि नहीं हो, लेकिन मेरे कुछ जो बलोच दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं कि जो आपके जो केच के जो इलाके हैं जो ईरान से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन ईरान यूज होते हैं। इवन टूथपेस्ट मेड इन ईरान यूज होता है। अच्छा, मेड इन ईरान नहीं, हमारे यहाँ भी, जैसे आपने स्मगल की पहले बात की थी या इंपोर्ट वगैरह की, तो हमारे यहाँ भी स्मगल होके बहुत कुछ आता है। अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे आप चले जाएं, उसके अलावा ये बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाएं या फिर सियाचिन वाली साइड पे चले जाएं, तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा। इतना ऐसी चीजें मिलेंगी जो दुनिया के शायद किसी कोने में कभी गोरों ने बनाई होंगी ना, वो चीजें भी आपको उन बॉर्डरों पे कोड़ियों के भाव मिलेंगी। मगर वहां जाने की हिम्मत मैं और रिबाहा तो नहीं कर सकते। आप हिम्मत करें तो आप जरा हमें भी दे जाइएगा। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। थैंक यू सो मच आप दोनों का भी, आप लोगों ने मेरे और मेरे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। फर्दर वीडियोस के लिए बहुत अच्छे टॉपिक सजेस्ट करते रहिएगा, गेस्ट भी आप लोगों की मर्जी से आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। बाय बाय गाइस।